ओझा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत रहो सब लोग, हवा आने दो। चलो बेटा पीछे पीछे। अजय सामने पलंग पर उसी तरह बैठा हुआ था। लाइट आ चुकी थी, पंखा काफी तेजी से घूम रहा था। सतीश सामने खड़ा था, जिसका शर्ट आधा पानी से भीगा हुआ था। पूजा और उसकी मां सतीश के बगल में खड़े थे। अजय का पैर अब भी पलंग से नीचे की तरफ लटक रहा था। कंबल अब उसके शरीर से अलग किया जा चुका था। शाम के 6:30 बज चुके थे। अजय के सामने एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जो गेरुए रंग के कपड़े में था। उसके हाथ में पानी का गिलास था। वो अजय को बड़ी बड़ी आंखें बनाकर घूर रहा था, लेकिन अजय की आंखें अब तक सिर्फ पंखे को ही ताक रही थी। गेरुए रंग के कपड़ों में बैठा आदमी अब भी अजय से कुछ बोल रहा था, जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। हर वाक्य के साथ वो थू 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 शब्दों का उच्चारण 3 बार कर रहा था, जिसे समझना बिल्कुल आसान था, सिवाय इसके कि उसके पहले वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। जाके सब पानी का बर्तन खोल दो। ध्यान रखे, किसी भी पानी के मटके या भगोने पर ढक्कन ना रहे। उस आदमी ने कहा तो पूजा दौड़कर किचन की तरफ भागी। सतीश भी उसके पीछे दौड़ा। घर के सारे बर्तन, मटके जिसमें पानी रखा गया था, सभी के ऊपर से ढक्कन हट चुका था। क्या नाम है? उस आदमी ने अजय की तरफ देखकर पूछा, जिसका उसे फिर कोई जवाब ना मिला। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? उस आदमी ने सतीश की तरफ गर्दन घुमाकर पूछा। जी जी अजय। पूरा नाम बोलो, कड़क आवाज में उसने फिर पूछा। पूरा नाम बोलो बेटा, सतीश की मां ने कहा। अजय अजय रघुवंशी। शीतल, उस आदमी ने कहा। तो सतीश की मां ने तुरंत जवाब दिया, जी पंडित जी। स्टेशन के पास वो बैठता है ना? क्या नाम है उसका? देखो नाम भूल रहा हूं। पंडित जी ने सर सहलाते हुए कहा ही था कि सतीश की मां ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, जी संतोष जी। हां, उसको बोलो मैंने बुलाया है, पंडित जी ने कहा, और वो कुर्सी से उठ गए। क्या हुआ? सब ठीक है ना पंडित जी? सतीश के पापा कब तक आएंगे? आप तो जानते हैं 7 बजे से पहले वो दुकान बंद नहीं करते। ठीक है, तब तक संतोष भी आ जाएगा। कौन जाएगा बोलने? सतीश को भेजूं? नहीं, इसको अब मत भेजो, बगल से किसी को भेज दो। पंडित जी ने सतीश की मां को देखकर कहा और पूजा को बाहर जाने का इशारा किया। पूजा इशारा समझकर बाहर चली गई। संतोष के आने से पहले पूजा को घर से बाहर भेज दो, वो यहां घर पर ना रहे, पंडित जी ने कहा और सतीश की तरफ घूरा। और सतीश की मां ने सवाल किया ही था कि पंडित जी बोले, जब ये लड़का कुछ नहीं बोलेगा तो सतीश से बुलवाया जाएगा, इसे रहने दो। शाम के 7:15 बज चुके थे। सतीश के पापा हरीश सिसोदिया घर आ चुके थे। उनकी कपड़े की दुकान पास ही के कस्बे में थी। घर आते ही उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और वहीं उनके साथ कमरे में बैठ गए। सामने वाले कमरे में पंडित जी और सतीश सोफे पर बैठे हुए थे और एक कोने में सतीश की मां कुर्सी लगाकर बैठी थी।
पूजा शायद बगल वालों के घर जा चुकी थी। क्या हुआ? पता लगा मुझे कि सतीश के पापा ने सतीश की तरफ देखकर पूछा ही था कि पंडित जी ने बीच में ही टोक दिया, हरीश जी, अब उस पर चर्चा नहीं करना है जब तक संतोष ना आ जाए। हरीश सिसोदिया की उम्र लगभग 50 के करीब होगी। गोरा रंग और लंबी चौड़ी हाइट थी उनकी। वो सफारी सूट पहनते थे। हरीश अपने पापा की तरह ही दिखता था। पंडित जी घर के करीब ही बने शिव मंदिर के पुजारी थे और उसी के पीछे ही उनका घर था। विकरालगढ़ में समझो ये ही सबसे बड़े पंडित माने जाते थे। किसी तरह की भी पूजा और अर्चना के लिए पंडित जी को हर घर से बुलाया जाता था। अब तो करीब करीब 60 वर्ष के हो चुके थे पंडित जी, जो धोती और गेरुए रंग के कुर्ते में ही रहा करते थे। उनके 25 वर्षीय बेटे भी उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य संभालते थे। मंदिर से अब आरती की आवाज आने लगी थी, जिसकी धीमी आवाज सतीश के घर आराम से आ रही थी। आइए आइए संतोष जी। अगले ही पल दरवाजे से एक आदमी आया। उसके पास एक आम की लकड़ी का तना था। संतोष लगभग 35 के आसपास की उम्र का था, जो काले रंग के पैंट और ब्लू रंग की शर्ट में था। उसके पास सिवाय उसे लकड़ी के कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस लकड़ी की लंबाई लगभग आधा मीटर थी। अंदर घर में आते उसने सारी औपचारिकताओं पूरी करने के बाद संतोष से कहा, तब पंडित जी कहां है लड़का? रुको, अभी आरती होने तक कुछ नहीं करना है। अगले 10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने सतीश की मां को इशारों में ही घर आए मेहमान को पानी पिलाने से मना किया था। आरती खत्म होने के बाद पंडित जी अपनी जगह से उठे और संतोष से बोले, हमने काफी कोशिश किया, अब बात करे तब ना कुछ पता चले। यह मामला अब तुम्हारे हाथ में है। सतीश के पापा पंडित जी और संतोष नामक उस आदमी के साथ अंदर वाले कमरे में आए, जहां अजय पलंग पर अब भी उसी मुद्रा में बैठा ऊपर चल रहे पंखे को निहार रहा था। सतीश, संतोष ने जोर से आवाज लगाई तो आगे वाले कमरे में बैठा सतीश दौड़कर अंदर वाले कमरे में आया। क्या किए हो तुम दोनों? चाचा कुछ नहीं, पता नहीं इसे क्या हुआ। सतीश ने संतोष की तरफ देखा और फिर एक नजर अजय की तरफ देखा, जिसके बाद उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। इसका कड़ा ही इसकी वजह है, संतोष ने कहा। कड़ा? सतीश ने पूछा। हां, कुएं में झांकते समय इसके हाथ का वो कड़ा अंदर गिर पड़ा और प्रेत इसके शरीर तक पहुंच गया। उसके जरिए ये आत्माएं सिर्फ एक जरिया चाहती हैं, सिर्फ एक खतरनाक जरिया। संतोष आंख बंद कर बड़बड़ाता रहा। अजय गुर्राने लगा। जाओ उस कमरे में बैठो, बुलाते हैं, पंडित जी ने कहा और हरीश जी की तरफ देखकर बोले, पीछे का दरवाजा बंद कराइए भैया। सतीश के पापा ने अगले ही पल वो काम कर वापस कमरे में लौट आए। संतोष ने आम की लकड़ी का तना अजय के शरीर से सटाया। लकड़ी के अजय के शरीर से सटाते ही अचानक कमरे में आवाज गूंजी, मारेगा कि मरेगा? ये और कोई नहीं, अजय ही था। उसकी आवाज बहुत भारी लग रही थी। क्या? संतोष ने अपनी आवाज तेज कर पूछा। आम की लकड़ी का एक सिरा अब भी संतोष के हाथ में था। सतीश के पापा पंडित जी और सतीश संतोष के साथ ही खड़े थे। पानी पी ले, संतोष ने गुर्राती आवाज में कहा।
वो चुप था। इधर देख, संतोष ने कहा, लेकिन अजय की नजर अब भी उसकी तरफ नहीं थी। पानी डालूं क्या कि बोलेगा कुछ? और सुन, हम 4 लोग हैं और ये डंडा जब सर पर पड़ेगा ना, तब तू सब बोलेगा। संतोष की आवाज अब एकदम कड़क हो चुकी थी। सतीश बुरी तरह से डर चुका था और उसके पिताजी के एकदम पास सटकर खड़ा हो चुका था। मारेगा कि मरेगा? देख इधर, मारेगा कि मरेगा? अजय अब भी सिर्फ इतना ही जवाब दे रहा था। क्या लेगा? पानी लेगा कि आम की लकड़ी लेगा? अजय की हिचकी अब धीरे धीरे आने लगी थी। कमरे में पंखे की आवाज और अजय की हिचकी की आवाज के बिना कोई हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वहां उन दोनों के सिवा कोई था ही नहीं। पंडित जी के हाथ में 108 मन का माला जाप कर रहे थे। हरीश के पिताजी का हाथ अब हरीश के कंधे पर था, जो उसे उस दृश्य से ना डरने की हिम्मत दे रहे थे। मारेगा कि मरेगा? अजय के इन शब्दों के साथ उसकी हिचकी अब दुगनी हो चुकी थी। ये ले और जा, ये यहां का लड़का नहीं है, इसको कल घर जाना है और तू भी घर जा। सुना कि नहीं? घर जा, तू भी आराम कर और इसको भी करने दे। अजय के गुर्राने की आवाज आने लगी। उसका चेहरा और शरीर पिछले 2 घंटों से उसी स्थिति में था, जिसमें रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आया था। पानी पीने ना आए थे ये लोग तो काहे इनको परेशान किया? अगले कुछ पलों तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा अब तक चल रहा था। अचानक अगले ही पल अजय का शरीर हवा में तैरने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग सहम गए। ओझा क्रोधित होकर जल उस पर छिड़कने लगा। मरेगा कि मारेगा? अजय की वही रट थी। फर्क बस इतना था, इस बार उसका शरीर सीलिंग पर बने उस पंखे से सटा हुआ था। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल हरा दिखाई पड़ रहा था और उसका शरीर जैसे अब उसके वश में नहीं था, क्योंकि अजय के दोनों हाथ अब पीठ की तरफ इस कदर मुड़ चुके थे जैसे किसी भी इंसान के लिए कर पाना लगभग मुश्किल था। रूह अब तक शांति से अपनी बातों का रट्टा लगता और घंटों से पंखों को घूरता अजय हर मायने में नॉर्मल हो सकता था, पर अब उसकी हालत उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति ये दावे के साथ कह सकता था कि अब अजय नॉर्मल नहीं था। तभी कमरे में भयानक सी गुर्राई आवाज किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगी। मारेगा कि मरेगा, मारेगा कि मरेगा, मारेगा कि मरेगा, मारेगा कि मरेगा। 30 सेकंड में 30 बार ये रट्टा एक बार नहीं लगभग कई बार लग चुका था। इंसानी रूह पर अब किसी आत्मा का वहशीपन चढ़ने लगा था। ओझा अब अजय के व्यवहार को समझने को कोशिश कर रहा था। कमरे में मौजूद लोग अपनी जगह पर एक मूरत की तरह जकड़ चुके थे, जैसे उन्हें किसी ने सम्मोहन शक्ति से जड़ दिया हो। मारेगा नहीं? अचानक अजय की आवाज गुर्राई। तो अब मरेगा। इतना कहते ही छत से लटकता हुआ अजय कब ओझा पर सवार हुआ पता ही नहीं चला।
तीर की भांति अजय के दोनों उंगलियां ओझा के शरीर से उसकी आंखें निकाल चुकी थीं। ओझा का बेजान शरीर अगले ही पल जमीन पर धड़ाक से गिर पड़ा। जब अजय का शरीर उसके ऊपर से उतरकर वापस पंखे से जा चिपका, एक तेज तर्रार अनसुनी से भयानक भरी आवाज पूरे कमरे को हिलाने लगी। पंखे से चिपकी अजय का शरीर, जो किसी रूह के कब्जे में था, पंखे की तरह धीरे धीरे घूमने लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसा किसी ने अजय को पंखे के मुंह से चिपका दिया हो और उसे घुमाया जा रहा हो। धीरे धीरे हंसी के साथ साथ उसका शरीर पंखे के साथ साथ घूमने लगा और बस कुछ ही पल में एक फुल स्पीड में पंखा और अजय दोनों घूमने लगे। कमरे में रखा सामान इधर उधर हवा से बिखरने लगा। थोड़ी देर बाद रूह के कब्जे में बसा अजय का शरीर कमरे की छत सहित बाहर निकल गया। छत पर अब ना तो पंखा था और ना ही अजय का शरीर। शैतानी रूह अब कमरे से आजाद हो चुकी थी। कुआं। मुखिया जी, हम सच कह रहे हैं, विश्वास कीजिए हमारा। साला चोरी करता है और कहता है विश्वास कीजिए। जाओ, विश्वास किए कि तुम उस चोरी में शामिल थे, मुखिया ने रौबदार आवाज में कहा। मुखिया के सामने एक सांवले रंग का व्यक्ति हाथ जोड़े, सर पर गमछा बांधे हुए घुटनों के बल बैठा हुआ था। देख भोजराज, एक आदिवासी समझकर हमने तुम्हें सर आंखों पर बिठाया। इसका ये मतलब तो नहीं तुम ससुर हमरे सर पर मूतोगे? मुखिया जी, काहे नहीं गांव से निकाल देते? हाँ, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देते हैं। यह बड़ा संगीन जुर्म है। मुखिया के सामने भीड़ में से कुछ लोग बोले। मुखिया किसी मिट्टी के बने चबूतरे पर बैठा हुआ था और सामने करीब करीब 50 से 60 गांव के लोग बैठे हुए थे। मुखिया सामने बैठे उस भोजराज नामक आदिवासी के किसी जुर्म का फैसला सुना रहा था। पुलिस क्या करेगी? मुखिया जी, हम चाहते हैं ससुरे को यहीं पेड़ से लटका दो। अरे और क्या, जुर्म हमारे गांव में हुआ है तो फैसला भी गांव के लोग ही करेंगे। शुरू से हमारे गांव की यही परंपरा रही है। मुखिया जी, पुलिस काहे इस बात का फैसला करे? सही कहा सुजीत, साले को यहीं लटका देते हैं। भोजराज मुखिया के सामने बैठी गांव की भीड़ में से जैसे जैसे लोगों की बातें सुनता जा रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं का तेज बढ़ना होता जा रहा था। बोल, अब क्या करे तेरा? गांव का कह रही है, सुन रहा है ना? मैंने कुछ नहीं किया है मुखिया जी। ये भी तुम ही फैसला करोगे कि तुमने कुछ किया है कि नहीं। मुखिया जी, फैसले में अब देरी न करिए। जुर्म आईने की तरह साफ है। इन आदिवासियों को मदद करके ही गांव ने गलत फैसला किया है। इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। ना परिवार ना घर बार, जो कुछ मिला तुम्हें इस गांव से मिला। तुम्हें रहने के लिए छत और खाने के लिए अनाज इस गांव ने दिया, और तुम इस गांव को ही बेच खाने चले थे। कल के गांव के बच्चों को बेच आओगे। इतने साल तू इसलिए गांव के सामने भोला भाला बनता रहा कि तुझे आज हम इस जुर्म के साथ पकड़े। मुखिया गुस्सैल लहजे में भोजराज को सुना रहा था। कुआं! भीड़ से किसी की आवाज आई। कुआं? अरे कुआं! अब लोगों में भिनभिनाहट शुरू हो गई। मुखिया जी, कुआं वाला फैसला सही रहेगा, और देखिए लोग भी यही चाह रहे हैं। मुखिया के पास खड़े
मुखिया के खास ने कहा। तो ठीक है, आप लोग भी इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं? हां हां मुखिया जी, हम सब भी यही सोचते हैं। भीड़ से एक एक करके अब सभी ने इस फैसले से इत्तेफाक किया। भोजराज भीड़ की तरफ देखकर और रोने लगा। वो मदद की गुहार भी अब नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था फैसला हो चुका है। एक ऐसा फैसला जिसमें उसकी मौत निश्चित थी। एक ऐसा भयानक फैसला जिसमें 30 साल पहले एक मासूम की जान भी जा चुकी थी। पर आज 30 साल बाद इस जुर्म का फैसला वो कुआं था। गांव से सटे जंगल के बीचों बीच बना हुआ वो सूखा कुआं, जहां लोग जाने से भी डरते हैं। उस इलाके में जंगल इतना बीहड़ है कि पैदल भी जाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरसों पहले वो गहरा कुआं बनाया गया था, जब शायद वो बीहड़ जंगल ठीक से अपनी जड़ों को बो भी नहीं पाया था, और जो समय के साथ उन जंगलों में आ गया। ऐसी मान्यता है कि वो कुआं एक श्राप था, जो उस समय के एक राजा ने तब बनवाया था जब वो ये फैसला लेने को तैयार हुए थे कि सजाए मौत से बढ़कर भी कोई सजा दी जा सकती है। कुआं जो एक रहस्य था, जहां जाना भी मना था। कहते हैं वो क्रूरता का एक सूचक था। एक ऐसा कुआं जहां मौत भी दुहाई मांगती थी। शायद वो एक प्रतीक था हैवानियत का, जहां कैदियों को सजा के नाम पर मौत से बढ़कर सजा दी जाती थी। ऐसा भी माना जाता है कि आज तक वहां से कोई भी बचकर कभी नहीं निकल सका। समय के साथ साथ उसके आसपास बना जंगल, बीहड़ और वो कुआं रहस्यमयी और हैवानियत का घर बनता गया, जहां अब भी कई चीखें सुनाई देने की बात कही जाती है। उस जंगल से रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि ये उन कैदियों की आत्माएं हैं जिन्हें उस कुएं में छोड़ा गया था, जिन्हें मौत तो मिली पर मुक्ति नहीं। इसी कुएं आज से 30 साल पहले एक गुनहगार को सजा मिली थी, पर ऐसा माना जाता है कि वो गुनहगार था ही नहीं, और अब भी उसके देखे जाने की कई अटकलें लगाई जाती हैं। ये भी माना जाता है कि रात के समय उस जंगल में कई प्रेत आत्माओं का साया है, जो किसी को भी नहीं बख्शती। भोजराज उन जंगलों की देखरेख कई सालों से कर रहा था। वो जंगल के कोने कोने से तो वाकिफ था, पर जंगल के बीचों बीच बने उस बीहड़ और उस कुएं से वाकिफ नहीं था, क्योंकि वहां जाने पर मनाही थी। कहते हैं उस कुएं को देखने वाला भी कई बार देह से प्राण त्याग देता है। भोजराज जंगल में लगने वाली चंदन और सागौन के पेड़ों की देखभाल किया करता था। पिछली रात जंगल से 10 से ऊपर पेड़ों की कटाई हुई, और ऐसा किसी ने बताया कि इसमें भोजराज का हाथ था। कुछ लोगों ने उसे तस्करों के साथ बातें करते सुना था, पर भोजराज अपनी बेगुनाही साबित करने से पहले ही गुनहगार बन चुका था। इसकी आत्मा को शांति मिले ना मिले, हम सभी को जरूर मिलेगी। ले जाकर इसके इस कुएं के पास छोड़ाओ, और बाकी लोग उन बीहड़ों के बाहर ही रहना।
अगर ये उन बीहड़ों से वापस आने की कोशिश करे तो लोहे की कीलें इसके पूरे शरीर में ठोक देना। मुखिया ने कहा, मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है। भोजराज ने रो रो कर अंतिम दुहाई दी। तूने कुछ नहीं किया तो क्या जंगल में सारे अनमोल पेड़ मैं खा गया? तुझे ऐसी सजा मिलेगी ताकि कल को कोई इस जंगल की नुकसान से पहले 1000 बार सोचेगा।